Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Mrinalini Mahato, MCA with UGC नेट एग्जाम क्वालिफाइड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको शो हो रहा है। ये आपका नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये आपकी जॉब नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं उसका नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में ये जो एग्जाम है, मैं आप लोग को एग्जाम्स डिटेल्स, उसका किस टाइप का एग्जाम होगा, इसका एज लिमिट क्या है और कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए अभी हम लोग देखते हैं। और इसी टाइप का वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई किसी को नवोदय विद्यालय समिति से या इस टाइप का जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो लोग को बोलिए कि मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब करें। आज से मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी डेली कुछ अच्छे क्वालिटी का वीडियो लेकर के आऊं, दैट मीन्स जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और ऐसे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, यूजीसी नेट एग्जाम एंड गेट एग्जाम का, और सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है धीरे धीरे मैं आप लोग के लिए सारा कवर करूंगी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट ये 2021 टू 2022 के बेसिस पे आया है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की है। एंड इसके नीचे हम लोग चलते हैं। देखिए इसके नीचे पे है, ये सीधे पोस्ट नेम है। और उससे पहले मैं आप लोग को पोस्ट नेम से पहले मैं एक बता देती हूँ, जिसका इसका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर ऑफिस नोएडा में है। तो नोएडा आपका कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। और इसके अलावा हेड क्वार्टर्स की ऑफिस का इसके 8 रीजनल ऑफिसेस हैं, जो कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग, इस सारी एरिया में आपका रीजनल ऑफिसेस हैं। एंड 7 एनालाइज हैं जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगरेडी एंड उदयपुर, ये सारे। और मोर देन 649 स्कूल हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। एक्चुअली नवोदय विद्यालय का पूरा नेम होता है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। एक्सेप्ट तमिलनाडु स्टेट को छोड़ के सारे स्टेट में जवाहर नवोदय विद्यालय है। कुछ जो जॉब है ये आपका हेडक्वार्टर्स के लिए है एंड रीजनल ऑफिस के लिए है, और कुछ जो है डायरेक्ट आपका जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पोस्ट नेम के साथ में। पोस्ट नेम है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर किसका चाहिए? आपका सिविल ब्रांच का चाहिए। उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि सिविल ब्रांच वाले ही इसको फिलअप कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सारे चीजों के लिए है आपका पोस्ट ने। ये जो है आपका हेड क्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस के लिए ये सारे पोस्ट की वैकेंसी है। अभी हम लोग देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो फर्स्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, दैट मीन्स नर्स चाहिए, और नर्स भी फीमेल चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर, ये सारे के सारे आपको किस में चाहिए? जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो चलिए उसकी पूरी वैकेंसी डिटेल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में आप लोग को लेके चलती हूँ। ये देखिए क्या है। सबसे पहले आपका असिस्टेंट कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर किस में आता है? ग्रुप ए में आता है, और पोस्ट कोड है नंबर 1। तो इसमें ओनली अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर में 1 वैकेंसी है, और एसटी में 1 वैकेंसी। तो टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। और ओएच को एक्स्ट्रा रखा है, दैट मीन्स जो आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज ऑलरेडी लिख दिया है। जो डिसेबिलिटीज वाले प्रॉब्लम होते हैं तो उन सब के लिए अलग स्पेशल भी उन के लिए वैकेंसी होती है। तो ये देखिए ये ऑलरेडी है, इसमें ओएच वाले हैं ओनली। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में क्या है? देखिए नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी ग्रुप ए में आएगा, और इसका पोस्ट कोड का नंबर है 2। तो अनरिजर्व्ड में 2 है, और उसके बाद कहीं नहीं है। दैट मीन्स ये सिर्फ जो है जनरल स्टूडेंट ही इसको फिलअप कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट।
अब चलते हैं फीमेल स्टाफ नर्स, ये ग्रुप बी में आता है, ग्रुप बी, और इसका पोस्ट कोड नंबर है 3। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हो, देखिए बहुत सारी वैकेंसी, इसीलिए मैंने जूम करके रखा हुआ है ताकि अच्छा से देखिए। अनरिजर्व कैटेगरी में ही 35 है, तो दैट मीन्स जो जनरल कैंडिडेट्स है 35 इसमें वैकेंसी है। तो आप लोग अच्छा से इसको फिलअप कीजिए, होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन मैं बोलूँगी कि जिसमें कम वैकेंसी भी होती है ना, जैसे आपका देख रहे हो कमिश्नर वाला में ओनली 2 पोस्ट है, लेकिन बहुत सारे ये सोच करके फिलअप नहीं करते हैं फॉर्म कि पता नहीं अब 2 ही पोस्ट है तो मेरा नहीं होगा, ये सोच करके। बहुत सारे ऐसा ही सोच करके अगर कैंडिडेट नहीं फिलअप करेंगे तो सोचिए आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे मैच करती है तब। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में नर्स के लिए 35 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, ओबीसी में 22 है, एससी में 12, एसटी में 6 एंड टोटल इट इज 82 पोस्ट है। और इसमें देखिए डिसेबिलिटीज वाला में भी आपका है ओएच में 2, वीएच में 1 एंड अदर्स में 1। तो ये सब कुछ है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट तो मुझे नर्स में दिख रही है। तो यहाँ पे जब ज्यादा पोस्ट होते हैं ना तो लोग उसके हिसाब से फिलअप करते हैं। तो जब उसके हिसाब से लोग फिलअप करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो लेवल हो जाता है एग्जाम का लेवल वो हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत कोई इसको फिलअप करता है और आपको लेना होता है कम, उसमें से 30 आपको 82 लेना है। तो 82 लेने के लिए तो आपको उसको सिलेक्शन में जो भी स्टूडेंट बैठेंगे उसका कट ऑफ हाई हो जाता है। और जब कम होते हैं स्टूडेंट तो फिर कम स्टूडेंट्स का हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो उस बेसिस पे वैसा आप लोग सोचिए और उसी के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कीजिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये किस में आता है, ग्रुप सी में आता है। इसका पोस्ट कोड नंबर क्या है, 4 है। तो अनरिजर्व में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है। तो टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट की वैकेंसी है और ओएच में 1 है और एग्जाम्प्टेड में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। अभी हम लोग देखते हैं ऑडिट असिस्टेंट पे। ऑडिट असिस्टेंट किस में आएगा, ग्रुप सी में आएगा, इसका पोस्ट कोड है 5 और ये है अनरिजर्व में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1, एससी में 5, एसटी में 1। तो टोटल आपके 11 है और एग्जाम्प्टेड में आपका क्या है, 1 है। तो एग्जाम्प्टेड वाला पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं। अभी देखिए आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये ग्रुप बी में आएगा, इसका पोस्ट कोड है 6। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, ओबीसी में 1 है एंड देन टोटल कितने हैं, 4 है, ओवेच में कितना है, 1 है। सो इस टाइप का है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं अदर्स। अब जूनियर इंजीनियर है, जो सिविल वाले हैं, तो सिविल में ओनली आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओनली 1 वैकेंसी है और ये पोस्ट कोड नंबर 7 पे आता है। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में देखिए टोटल 22 वैकेंसी है, टोटल 22, अनरिजर्व 10, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 6, एससी 3। तो इस टाइप का है वैकेंसी, आप लोग देख सकते हो आराम से, इसीलिए मैं जूम करके, और ऐसे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से डायरेक्ट जाइए और जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी में आएगा, इसका पोस्ट कोड कितना है, 9 है और यहाँ पे अनरिजर्व में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1। तो टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अब कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी में, इसका पोस्ट कोड है 10, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 37, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 23, एससी में 13, एसटी में 6 एंड टोटल कितना हो गया, 87। टोटल 87 पोस्ट की यहाँ वैकेंसी है और अदर्स में भी 111 करके एग्जाम्प्टेड में 8 है। तो चलिए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी में आएगा। तो आप लोग देख सकते हो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, ये जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर, पोस्ट कोड 12। तो इस टाइप के सारे पोस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए लैब अटेंडेंट भी काफी चाहिए, लैब अटेंडेंट में काफी पोस्ट है, आपका 142 पोस्ट है लैब असिस्टेंट में। तो यहाँ पे अनरिजर्व में 59, ईडब्ल्यूएस में 14, ओबीएस में 30, ओबीसी में 38 एंड एससी में 21, एसटी में 10 और इवन डिसेबिलिटीज में भी काफी है, ओएच में 2, बीएच में 1, एचएच में 2 एंड अदर्स में, और एग्जाम्प्टेड में 14 है। और उससे ऊपर भी और एक है, इसमें भी काफी है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में आपका टोटल 273 पोस्ट है। आप लोग देखिए सारे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने कर दिया है।
तो आप इजीली देख सकते हो। इवन जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में भी आपका 167 नहीं 622 पोस्ट है। 622 मतलब सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में। ये ग्रुप सी में आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर, दैट मीन कि स्कूल में आपका जॉब होगा। उसके जो भी जहाँ पे आपके स्कूल्स हैं, ब्रांचेस है, उसी जगह पे आपके होगा। इसका पोस्ट कोड नंबर 12 है। तो आप लोग देख लिए सारे के सारे। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए और एक है मेस हेल्पर। मेस हेल्पर में भी 649, मतलब जैसे आपका पोस्ट का लेवल गिर रहा है वैसे ही नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज्यादा है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 649, अर्न रिजर्व में 257, ईडब्ल्यूएस में 62, ओबीसी में 169, एससी में 94 एंड एसटी में 47। ओविच में भी ज्यादा है, 6 है, बीएस में 8 है, एचएच में 6 है, अदर्स में 6 है एंड एग्जम्प्टेड में कितना है 62 है। अब मल्टीटास्किंग में थोड़ी सी कम वैकेंसी है, ओनली 23 पोस्ट है। तो देखिए ये नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में लिखा है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज में ओएच को क्या बोलते हैं, ओएच में कौन आएगा भी, ये सारे के सारे उन्होंने फुल फॉर्म यहाँ पे एब्रिविएशन यूज, दैट मीन्स ये सारा का सारा ये फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है इस फील्ड पे। तो इस पे हम लोग नहीं देखते हैं। अब देखिए क्या है, जो पर्सन्स है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये कौन से एक्ट के थ्रू आएगा आपका 2016 एक्ट के थ्रू पे ये रिजर्व आएगा। तो उसके थ्रू क्या होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी जो होती है उन लोगों को दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इतने हो सकते हैं। उसकी कैटेगरी होती है, जो ऐसे ओएच का है, आपका एचएच का है, बीएच का है, तो अलग अलग जो कैटेगरी, ये एक्ट है 2016 के थ्रू पे। तो ब्लाइंड एंड लो विजन, डिफ एंड हार्ड ऑफ डियरिंग, तो ये सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा सारा का सारा जो डिसेबिलिटीज में। अब आते हैं देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो क्या हुआ, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो फॉर असिस्टेंट कमिश्नर में पोस्ट कोड जो 1 है, अपर एज लिमिट है अप टू 45। तो दैट मीन्स देखिए मिनिमम तो नहीं दिया है, तो मिनिमम नहीं दिया है, बट इसमें आगे मैं बताऊंगी कि क्या है मिनिमम। आप लोग खुद ही गैस कर पाएंगे कि ये लेवल 12 में आएगा। तो लेवल 12, तो इसी वजह से सैलरी स्केल भी यहाँ पे काफी अच्छी है, 78,800 स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग इसका पे स्केल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा 78,000। तो सही में मायने रखती है ये सैलरी, तो अच्छी खासी सैलरी है। और 2 लाख से भी अबव है इधर आपका अपर का। तो ये अप टू 45 ईयर्स तक के ही पर्सन इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अपर एज लिमिट दिया है। और इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, मास्टर डिग्रीज इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी। दैट मीन मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, किसमें, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में एंड साइंस में, किसी एक में भी अगर आपका होता है तो फिर चल जाएगा। अभी देखिए उसके साथ में क्या बोला है, मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ में पर्सन होल्डिंग एनालॉगिस, दैट मीन इसके पोस्ट के हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन दी लेवल 12, अगर आप किसी नवोदय विद्यालय पे या किसी और पे अगर आप लेवल 12 कैटेगरी में आते हैं, एज अ प्रिंसिपल पोस्ट में आप जॉब कर रहे हैं, तब भी इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। इस पोस्ट को आप फिलअप कर सकते हैं। और देखिए और यहाँ पे एक्सपीरियंस दे दिया, 5 years एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा पे स्केल पे, कौन सा लेवल पे, लेवल आपका 10 एंड पे स्केल 56,100 पे। दैट मीन्स लेवल 10 वाले स्केल में आपको जॉब की एक्सपीरियंस होनी ही चाहिए एटलीस्ट 5 years की। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम। रेसिडेंशियल स्कूल दैट मीन बहुत नवोदय विद्यालय एक्चुअली आपका रेसिडेंशियल ही होता है, वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं रहने के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी कॉलोनी होती है। तो वो सारा चीज है। रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स भले आपकी पीएचडी की डिग्री हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पीएचडी उसने स्पेशली नहीं, लेकिन आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जनरल पेपर होनी चाहिए, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि नवोदय विद्यालय एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही ये वैकेंसी है, तो इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फॉर असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका यहाँ पे पोस्ट कोड कितना है, 2 है, ये लेवल 11 में आएगा। तो इसकी सैलरी थोड़ी सी उससे कम है, क्योंकि लेवल 12 में 78,000 है,
तो लेवल 11 में आपका 67,700, उससे जस्ट आप बोल सकते हो 10,000 कम है, लेकिन इसकी भी अपर एज जो है 45 ईयर्स है। इसमें भी अपर एज कितनी दी हुई है? 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स है। इसमें क्या है, आपका एसेंशियल ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए इसमें मास्टर डिग्री नहीं भी चाहिए, मतलब मास्टर्स डिग्री अगर आपका है तब भी चलेगा, लेकिन जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब होल्डिंग एन पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, क्या? विथ 8 years सर्विस इन दी लेवल 7, मतलब आपका 8 years पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सी लेवल पे? लेवल 7 पे। देखिए जब इतनी अच्छी खासी सैलरी है, साथ में एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास में, तो आप इस चीज़ को जरूर फिलअप कीजिए। या अगर आपके जान पहचान में कोई है जिसको आप जानते हो, तो आप उसको जरूर बोलिए फिलअप कीजिए। उसने मतलब लेवल 7 पे कौन सी पे स्केल थी वो भी उसने बता दिया है। अब प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही आपका ऑफिसर कमिश्नर का वैकेंसी है, तो इसीलिए आपका फाइनेंशियल मैटर्स इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस या स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशंस में ये एज अ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे उसने काम किया हो, तो वो पर्सन क्या कर सकते हैं? फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ये लेवल 7 में आता है। लेवल 7 में, तो लेवल 7 है तो ऑब्वियसली इसकी सैलरी कम है, 44,900 स्टार्टिंग है। और इसकी अप टू एज लिमिट है आपका 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। और इसमें क्या है? इसेंशियल सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन हम लोग उसी को बोलते हैं, स्टैंडर्ड 12 को। और आपका हायर एजुकेशन होता है, जो आपका सॉरी हायर एजुकेशन बोल रहे हैं, ओनली सेकेंडरी एग्जामिनेशन होती है क्लास 10 को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। और ग्रेड ए 3 years डिप्लोमा, क्योंकि नर्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो 3 years की मिनिमम होती ही है। कहीं कहीं पे 1 year का भी होता है, जो सर्टिफिकेट कोर्स वाला होता है उसको बोलते हैं। तो सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और ये ग्रेड ए पे, देखिए नर्स की जो ट्रेनिंग होती है ग्रेड ए होती है, ग्रेड बी भी होती है। तो ग्रेड ए में ओनली साइंस वाले स्टूडेंट, दैट मीन्स जो डॉक्टर्स के साथ में ये सारे जो रहते हैं डॉक्टर्स के साथ में, जस्ट लाइक ये लोग एज अ डॉक्टर ही ये लोग काम करते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो ये ग्रेड ए में आते हैं। तो ये देखिए बीएससी नर्सिंग की भी होती है, इसीलिए 3 years की डिग्री होती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये होना चाहिए, या डिप्लोमा हो सकता है या आपकी डिग्री भी हो। 3 years की नर्सिंग में डिग्री भी है, तो उसमें अगर आपका है तो तब भी बहुत अच्छा है। आप रजिस्ट्रेशन विथ इंडियन, दैट मीन्स देखिए इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, सारे जो कॉलेजेस होते हैं ना सब चीज के अलग अलग उसमें जो होती है ऑर्गेनाइजेशन से वो परमिशन होती है, ऑथराइज होता है। तो ये जो क्या है नर्सिंग वाला, जो आप जहां से आप डिग्री लिए हो, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल की तरफ से होना चाहिए, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में, मतलब इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कितने ईयर्स की? 2 years की। 2 years की आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अभी डिजायरेबल, हाँ, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, मतलब आपको 3 लैंग्वेज कम से कम आना चाहिए। हिंदी तो आनी ही चाहिए क्योंकि हमारी इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश भी आनी चाहिए, साथ में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जो स्टेट के लिए आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में आपको दिएगा पोस्टिंग, उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। चलिए, हिंदी या तो रीजनल लैंग्वेज उसने बोल दिया, लेकिन इंग्लिश इज कंपल्सरी लैंग्वेज, क्योंकि सारे मेडिसिन वगैरह जो भी होते हैं इंग्लिश में लिखे होते हैं, तो इसी वजह से एक नर्स को तो इंग्लिश आना ही चाहिए। चलिए नंबर डी देखते हैं, क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये पोस्ट कोड 4 है। पे स्केल है आपका लेवल 6, तो ये 35,400 का स्टार्टिंग है टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,12,400 तक जाएगा। इसकी एज लिमिट है आपका 18 to 30 ईयर्स। 18 to 30 इसकी लिमिट है, दैट मीन्स मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। किसमें? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। ये देखो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स कोई भी डिग्री हो तब चलेगा, मतलब ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपका हो तब हो जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपका नॉलेज एटलीस्ट कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसमें भी 3 years की एक्सपीरियंस है। किसमें 3 years की एक्सपीरियंस चाहिए? किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव में। फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी आपको क्या होना चाहिए? आपकी एक्सपीरियंस चाहिए। और ये क्या है? नॉट डायरेक्ट रिक्रूट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी in operating PC, that means personal computers, and pass such test this regard as the समिति may require। हो सकता है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है।
आपका एक्सपीरियंस बेसिस को देख करके सब कुछ, मतलब आपको वहाँ पे वो लोग सब कुछ चेक करने के बाद में ही। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट जो आपका पोस्ट कोड नंबर 5 है, इसका पे स्केल जो आपका है 35,400 टू 1 लाख, हाँ 1,12,000 तक है। और ये लेवल 6 में आएगा और इसकी भी एज लिमिटेशन है 18 टू 30 ईयर्स। मिनिमम एज इज 18, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। इसमें भी आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, अकाउंट बॉक्स में, या तो गवर्नमेंट में, सेबी गवर्नमेंट में, या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन पे आपको एकदम होनी चाहिए। ये भी बोलता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, किसमें, एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसी। तो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ये स्किल दी हुई है आपका, ये भी लेवल 6 में आएगा। कौन सा, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो इसकी भी सैलरी है 35,400 स्टार्टिंग है, और 1,12,000 तक आप लोग जा सकते हो। और इसमें देखो नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स, मतलब आपकी एज जो लिमिट है वो मैक्सिमम इज 32 होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम एज के बारे में बता। अब यहाँ पे देखिए इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मास्टर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन किस में, हिंदी विद इंग्लिश, हिंदी विद कंपलसरी एज अ कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब ये दो सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन में होती ही है, एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। डिग्री लेवल दैट मीन्स ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों की दोनों होनी चाहिए एज अ कंपलसरी, या तो इलेक्टिव लैंग्वेज दैट मीन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आते हैं देखिए मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री या फिर मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ भी क्या, हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर देखिए मास्टर मास्टर डिग्री हो गया, मतलब या तो आपकी, अच्छा सॉरी, ऊपर में भी है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दी हिंदी इंग्लिश, इसमें भी है मास्टर्स डिग्री और इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द डिग्री लेवल, ये भी वही है। अब मास्टर मतलब इसकी भी जो आपका है ये मास्टर डिग्री होना, दैट मीन्स इसेंशियल जो इसकी क्वालिफिकेशन है ये मास्टर डिग्री होना ही चाहिए आपका। इंग्लिश कंपलसरी है सब में, देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री, तो इसमें मास्टर डिग्री ही चाहिए। हाँ, या एंड उसके साथ मास्टर डिग्री के साथ आपको क्या चाहिए, देखिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। आपकी ट्रांसलेशन जो कोर्स है वो आपकी हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। अब आते हैं चलिए जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल की पोस्ट है। तो सिविल की पोस्ट है, सिविल ब्रांच है, सिविल ब्रांच के लिए है, और ये कोड नंबर 7 में आएगा, कोड नंबर 7 में। और इसकी जो लेवल 5 स्केल जो है आपका लेवल 5 में आएगा। तो इसकी सैलरी है, पे स्केल है 29,200 स्टार्टिंग है टू 92,300 तक है मैक्सिमम, एंड अप टू एज लिमिट है 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। तो आपकी जितना भी एज है ऑब्वियसली, तो आप आराम से इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, सिविल ब्रांच वाले। तो ये देखिए, ये तो डिग्री होना चाहिए, दैट मीन्स बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स भी चल सकता है, ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल ब्रांच है, तो सिविल ब्रांच है तो उसका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही इसका नॉर्मली वर्क होता है, तो आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, नोट एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स ऑफ द कैंडिडेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी इन द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस या स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में क्या है, ये आपका लेवल 4 में आएगा। लेवल 4 में 25,500 से 81,000 तक इसकी पे स्केल है, और इसकी एज लिमिट क्या है, 18 टू 27, मतलब मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 27 ईयर। तो वो ऑब्वियसली स्टेनोग्राफर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वालिफिकेशन जो है आपका 12 वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये देखो शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, दैट मीन्स आपका जो टाइपिंग स्पीड है, शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड क्या है, 40 वर्ड्स पर मिनट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप देख लीजिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है। कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 में आएंगे, और 18 टू 30 ईयर्स के लोग ही इसको फिलअप कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या बोला है, देखिए डिग्री होना चाहिए। डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से,
स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, अब ऑपरेटर है तो आपको वर्ड प्रोसेसर में काम करने आना चाहिए। डेटा एंट्री वर्क का आपके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री पे, क्योंकि डेटा एंट्री जो होती है ना, जैसे मुझे भी नहीं आता तो मैं बहुत स्लोली स्लोली टाइपिंग करती हूँ, लेकिन जिसको आता है वो बहुत अच्छा से बहुत ईजीली उसको बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका है एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, ये क्लास 10th वाला के लिए है, कैटरिंग वाला, कैटरिंग असिस्टेंट क्लास 10th पास ही चलेगा। तो आप एसेंशियल सारे के सारे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी है। तो मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाती हूँ कि ये किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, सारा मैं बताती हूँ। देखो, अच्छा, कैटेगरी ऑफ पर्सन्स में आपका एक्सीडिंग जो है, जैसे अपर एज लिमिट है, अगर आप SC एंड ST कैटेगरी पे आते हैं तो आपका 5 इयर्स का मैक्सिमम आपका छूट है। जैसे अगर 45 है तो 50 इयर्स तक, 35 है तो 40 इयर्स तक, अपने कैटेगरी के हिसाब से जो भी उसका मैक्सिमम अपर एज लिमिट है उसमें 5 इयर्स और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लीजिए। OBC में 3 इयर्स की है। और उसके बाद में जो रेगुलर NWS नवोदय विद्यालय के जो एम्प्लॉय हैं, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ JSA हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस कैडर, JSA, JNB कैडर एंड लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर एंड MTS, इसमें कोई एज बार की लिमिटेशन नहीं है। अगर आप NVS के एम्प्लॉय हैं और अगर आपको हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस कैडर वाला में जो वैकेंसी है उसके लिए अगर आप फिलअप करें, या JNP कैडर के लिए, मतलब दोनों ही पोस्ट के लिए आपका कोई एज लिमिट नहीं है। तो जो ऑलरेडी आपका जवाहर नवोदय विद्या समिति के थ्रू जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, ये सारा का सारा है। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में तो ज़्यादा होता ही है, तो यही वजह है पर्सन विद डिसेबिलिटीज में SC ST को आपका 15 इयर्स की है, OBC में 13 इयर्स है, जनरल में 10 इयर्स थे। तो ये सारे आपके ये लोग को भी छूट दी गई है। तो अभी चलिए देखते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कट ऑफ है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। अभी मैं आप लोग को उसका क्लोजिंग डेट बता देती हूँ, आप लोग पूरा फॉर्म फिलअप करने से पहले उसका डिटेल्स को फिलअप कर लीजिएगा। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना, आपका सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे रिटन टेस्ट के लिए, तो रिटन टेस्ट जो है आपका CBT बेस्ड है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही आपका जो है एग्जाम होने वाला है। और इसमें देखिए 93 सिटीज में आपकी एग्जाम सेंटर है, 93 सिटीज में आपके एग्जाम सेंटर है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कौन सी सिटी आपके नियर अबाउट है, क्योंकि अभी कोविड है तो उसके हिसाब से फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो सिटी उसमें फिलअप कर दीजिए। देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जो है ना 40% और मोर, इफ सो डिजायर्ड वी हैव टू ब्रिंग देयर ओन स्क्राइब टू असिस्ट देम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये लोग की थोड़ी सी फैसिलिटी ये लोग को बढ़ जाती है। अभी हम लोग चलिए चलते हैं इसका। देखिए, पोस्ट के हिसाब से जो है ना, पोस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं। और इवन जो आपका है पार्ट वाइज, दैट मीन्स इसके सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए, पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, पार्ट 2 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, ऐसे करके इसमें 150 क्वेश्चंस है आपका। हाँ, देखिए, सेक्शन 2 क्या है, स्टेज 2 इंटरव्यू है। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना है, CBT के थ्रू होगा, दैट मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगी। इसमें आपका 150 क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए, स्टेज 2 में आपका क्या है, इंटरव्यू है। अब हम लोग देखिए उस स्टेप का असिस्टेंट कमिश्नर में भी 150 क्वेश्चंस है, और इसमें भी स्टेज, दैट मीन्स दोनों में जो है आपका क्या क्या है, आपका स्टेज 1 रिटन क्वालिफाई करते हैं तो फिर इंटरव्यू आपकी होगी, फाइनल स्टेज जो है आपकी इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं फीमेल नर्स स्टाफ है, तो नर्सिंग में आपकी ओनली 120 क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे आपका लेवल गिरेगा वैसे वैसे आपकी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होंगे, क्योंकि वो जो लेवल 1 है, लेवल 1 में आपका क्या था, वो 3 आवर्स की टाइमिंग थी, उसकी जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स की है। और लेवल 2 वाले जो है ये आपका 2.5 आवर्स की टाइमिंग है, टाइम ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स की है। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं उसी टाइप का। देखिए, 130 क्वेश्चन है, तो 130 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका नर्सिंग में 130 क्वेश्चन है। तो
अभी चलिए देखते हैं, ये है आपका मतलब देखिए जो 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन बोलने का मतलब है, अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में उन्होंने 3 आवर्स दिया है। अगर 130 क्वेश्चन है तो 130 क्वेश्चन में 2.5 2.5 लिखिए, या अदरवाइज 2.5 लिखिए, 2.5 आवर्स देगा। अब उससे नीचे जहां होगा तो 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, तो कुछ आपके क्वेश्चन कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन ये किसके लिए आ रहा है, पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए कितना टोटल क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन, इसी वजह से इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2 आवर्स की है। तो आपका 100 जो है क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में आपको 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। 150 क्वेश्चन में 3 आवर्स, 130 क्वेश्चन में 2.5 आवर्स एंड 100 क्वेश्चन में 2 आवर्स। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा से टाइम ड्यूरेशन को दिया है। और इवन आपका एग्जाम भी जो है ना, अलग अलग दिन होगा, एक साथ नहीं हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके सिलेबस ऑलरेडी है, आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ऐसे में आपका लिंक दे दूंगी, तो लिंक के थ्रू जा करके आप इसको अच्छा से पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। देखिए हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, आप ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे दिया है, ऐसे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट उस लिंक को ओपन कीजिए और वो लोग का जहाँ वेबसाइट में जाइएगा, जवाहर नवोदय समिति पे, उसका जो है ना हाईलाइटिंग में ही वो आपका बार बार ये आपका फ्लैश कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक उसको क्लिक कीजिए, आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़नी है तो उसको पहले आप पढ़ लीजिए, वहीं से मैंने भी डाउनलोड किया है, आप लोग को मैं बता रही हूँ। देखो अच्छा, अब आया आपका एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी कितना है, जैसे जैसे पोस्ट है उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन फी भी ज़्यादा है। जो असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो 1500 फी एप्लीकेशन फी है। जो आपका लेवल 2 वाला है, तो लेवल 2 में आपके कितने हैं, आपका 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखिए, 3 कैटेगरी क्या है, क्योंकि कैटेगरी 1 में कितने क्वेश्चन आपके रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहेगा। कितने आवर्स का, 3 आवर्स का, तो वो लोग का एप्लीकेशन फी भी 1500 है। जो आपका कैटेगरी नंबर 2 है, कैटेगरी नंबर 2 में 130 क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे पोस्ट आएंगे, और इसमें आपका 2.5 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम पे। अब आइए जैसे थर्ड नंबर लैब असिस्टेंट वाले, लैब असिस्टेंट कैटेगरी नंबर 3 पाएंगे, तो ये 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें लोग को 2 आवर्स का ही टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। और इसका देखिए फॉर्म का कॉस्ट भी कम है, 750 रुपीज है। तो आप फॉर्म का कॉस्ट भी आपको पता चल गया। और एक चीज है, हाँ अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है 12 जनवरी को ही, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये 10th फेब तक आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 10th फरवरी मतलब अभी भी आपका 10 से 12 दिन टाइमिंग है, इजीली आप उसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। देख लीजिए फी डिपॉजिट ओपन 12 जनवरी तक, मतलब आप जो फी है आप 12 जनवरी तक फिलअप कर सकते हो। ओपन मतलब ये ओपन हुआ है, और क्लोजिंग कब हो रहा है, 10th फरवरी को ही। 10th फरवरी दैट मीन्स जिस दिन आपका क्लोजिंग डेट है फॉर्म का, उसी दिन ही आपका ये क्लोज हो जाए। और डेट जो है एग्जाम डेट कब है, 9th मार्च से 11th मार्च के बीच में किसी एक दिन आपका एग्जाम होगा। 9th 10th 11th दैट मीन्स 3 डेज एग्जाम होगी, बिकॉज 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है तो 3 एग्जाम है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा पोस्ट वाला को कब एग्जाम का डेट दिया गया है। और आप देख रहे हो, आज देखियो और एक चीज है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स ओनली इंडियन ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई जो फॉरेनर है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया ओनली इंडियन। अच्छा ये देखो बड़ी क्लियरिटी के साथ लिखा गया, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स आपका 0.25 मार्क्स जो है आपका कटेगा एक रॉन्ग आंसर पे। तो आप इसको अच्छे से, नो टीएडीए, आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। जब सॉरी कोई टीए नहीं दिया जाएगा। अलाउंस जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, देखिए ऑलरेडी वो लिख दिया है, जब कभी भी आप रिटर्न टेस्ट देने जाए तो आप अपने पैसे से देने जाए, आपको वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं दिया जाए, कोई टीएडीए नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसेंशियल जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसा उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, पोस्ट था, उसके सैलरी थे, मैंने सब कुछ तो आप लोगों को बता ही दिया है। सैलरी आप लोगों ने देख ही लिया है यहाँ पे, है ना, उसकी क्या सैलरी है। वो पोस्ट का कोड देख लिया आपने, स्केल देख लिया कौन से स्केल में ये आएगी। साथ में क्या बताया, ये सीबीटी टेस्ट है और आपका
1/4 एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। 3 कैटेगरी में कर दिया गया है। ओके, तो मैंने पूरे डिटेल्स बता दिए हैं। सो आप लोग इसको अच्छा से, फिर भी एक बार मैं बोलूँगी, आप वीडियो को देखने के बाद में उसका नोटिफिकेशन में जाइए, उसको देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके फॉर्म्स को, ये पीडीएफ फाइल को, उसको अच्छा से देख लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि फॉर्म का कॉस्ट भी काफ़ी है, अच्छा खासा है। आपका मिनिमम कॉस्ट आपका 750 रुपीज़ है। और ठीक है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग ये सोचते हैं ना कि वैकेंसी कम है तो हम फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, ऐसा ही तो पूरा ऑल ओवर में इंडिया में सभी कोई सोचते हैं, है ना? तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। सोचिए, अगर यही सोच करके सब कोई फिलअप नहीं करे तो फिर आपका, अगर आप फॉर्म उस टाइम पे फिलअप कर दे तो आपका चांसेस ज़्यादा होता है ना होने के लिए। तो इस चीज़ को भी नोटिस हमेशा दिमाग में रखिएगा और हमेशा फॉर्म फिलअप कीजिएगा अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम हो तब भी। सो चलिए, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।